एक हंसी खुशी चल रही जिंदगी में सिर्फ एक फोन कॉल कैसे तूफान ला सकता है, ये मैंने उस दोपहर जाना। दफ्तर में बैठा मैं अपने काम में मगन था कि तभी पापा का फोन आया। सोचा था हालचाल पूछेंगे, लेकिन फोन उठाते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे और कह रहे थे, बेटा जल्दी घर आ जाओ, नहीं तो ये औरत मुझे मार डालेगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, फोन कट गया। कौन सी औरत? क्या मेरी पत्नी मीना, जिस पर मैं खुद से ज़्यादा भरोसा करता हूँ, या पापा को कोई वहम हुआ है? 6 घंटे का वो सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे भारी सफ़र था। ये जाने बिना कि घर पहुंचने पर मुझे मेरा परिवार मिलेगा या सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। आज दोपहर को मैं अपने दफ्तर में बैठा था और काम में व्यस्त था। तभी मेरा फ़ोन बजा। मैंने देखा तो पापा का नाम था। मैं खुश हो गया क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता था और शहर में नौकरी करने की वजह से उनसे कम बात होती थी। पर फिर मैं खुद को समझाता हूँ कि ये मेरी किस्मत है और मुझे इसे स्वीकार करना होगा। एक दिन मैं अपने दफ्तर में बैठा था, तभी मुझे एक खबर मिली कि जेल में मीना बीमार पड़ गई है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो मुझसे मिलना चाहती है। मैंने पहले तो मना कर दिया, पर फिर सोचा कि चलो एक आखिरी बार देख ही लेते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। मैं हॉस्पिटल गया तो देखा कि मीना बिस्तर पर लेटी हुई है। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसका वो खूबसूरत चेहरा अब सूख गया था और आंखें अंदर धंस गई थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि विक्रम, मैं मरने वाली हूँ, मुझे कैंसर है। मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया वो बहुत गलत था और मुझे इसकी सज़ा मिल रही है। उसने आगे कहा कि जेल में मुझे बहुत परेशानी हुई और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अमित तो मुझसे मुंह मोड़ चुका है और अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैंने तुम्हारे पापा के साथ जो किया वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी और अब मैं भगवान से माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है। मैं चुपचाप खड़ा उसे सुनता रहा। मेरे मन में कोई दया नहीं थी उसके लिए। मैंने उसे कहा कि मीना, तुमने मेरे पापा को मारा और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम्हें जो हो रहा है वो तुम्हारे कर्मों का फल है। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता और ना ही कभी करूँगा। तुम अपने अंतिम दिन शांति से जियो और भगवान से माफ़ी मांगो। ये कहकर मैं वहाँ से चला आया। मुझे उस पर तरस नहीं आया क्योंकि उसने जो किया था वो माफ़ करने लायक नहीं था। कुछ दिनों के बाद मुझे खबर मिली कि मीना की मौत हो गई है। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस एक लंबी सांस ली और अपने काम में लग गया। मीना की मौत के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम वो अब पापा को परेशान नहीं कर सकती। मैंने सोचा कि शायद अब मैं अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकता हूँ, पर दिल में जो घाव था वो अब भी था। धीरे धीरे मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगा। मैंने अपने काम में ध्यान लगाया और अपनी पोस्ट में तरक्की की। मैं अब एक अच्छी नौकरी पर हूँ और अच्छा कमा रहा हूँ, पर खुशी आज भी नहीं है क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। मेरे दोस्त अब भी मुझे समझाते हैं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, पर मैं हमेशा मना कर देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब किसी के साथ खुश नहीं रह पाऊँगा क्योंकि मेरा दिल अब भी टूटा हुआ है। कभी कभी मैं रात को
अपनी बालकनी में खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता हूँ और पापा से बातें करता हूँ कि मैं उनसे कहता हूँ, पापा मैं आपको याद करता हूँ और आपके बिना ये दुनिया बहुत सूनी लग रही है। काश आप आज होते तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। मुझे याद है कि पापा हमेशा कहते थे कि बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर हमें हार नहीं मानना चाहिए और हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। मैं उनकी ये बात हमेशा याद रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ। जब मैंने फ़ोन उठाया तो पापा की आवाज़ सुनकर मेरे होश उड़ गए। उनकी आवाज़ बहुत डरी हुई थी और वो कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटा विक्रम, तुम जल्दी से घर आ जाओ, नहीं तो ये औरत मुझे मार देगी। मैंने पूछा कि क्या हुआ पापा, कौन सी औरत? तो उन्होंने रोते हुए कहा कि तुम्हारी पत्नी मीना और उसका दोस्त दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे खाना नहीं देते और मुझे बहुत ठंड लग रही है। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाते, फ़ोन कट गया। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रह गया। मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर पर क्या हो रहा है। मीना तो मुझे रोज़ फ़ोन करके बताती है कि पापा बिल्कुल ठीक हैं और वो उनका बहुत ध्यान रख रही है। फिर पापा ने ऐसा क्यों कहा? मैं तुरंत अपने बॉस के पास गया और छुट्टी मांगी। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी गाड़ी ली और सीधा अपने गांव की तरफ निकल पड़ा, जो वहां से 6 घंटे दूर था। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में बस पापा की वो डरी हुई आवाज़ गूंज रही थी और मीना का चेहरा मेरे सामने आ रहा था। मीना, जिससे मैंने प्यार किया और फिर शादी की थी, वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और चेहरा बहुत मासूम था। मुझे कभी नहीं लगा था कि वो किसी को दुख दे सकती है। मुझे याद आने लगा कि हमारी शादी कैसे हुई थी और कैसे उसने कहा था कि वो गांव में पापा के पास रहना चाहती है। मैं तो उसे अपने साथ शहर लाना चाहता था, पर उसने कहा कि वो बूढ़े ससुर की सेवा करेगी। मैं उसकी इस बात पर खुश हो गया था, पर आज मुझे लग रहा था कि वो झूठ बोल रही थी। रास्ते में अचानक मेरा फ़ोन फिर से बजा। ये हमारे पड़ोसी शर्मा जी का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया तो शर्मा जी ने रोते हुए बताया कि विक्रम बेटा, तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। उन्हें अभी अभी हार्ट अटैक आया है और वो चल बसे। ये सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी और स्टीयरिंग पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगा। मुझे लगा कि मैं हार गया। मैं अपने पापा को बचा नहीं पाया। मैं कुछ देर ऐसे ही रोता रहा, फिर खुद को संभाला, क्योंकि अब मुझे घर जाना था और देखना था कि आखिर हुआ क्या है। जब मैं रात को घर पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ थी। घर के बाहर लोग बैठे थे और औरतें रो रही थी। मैं अंदर गया तो देखा कि पापा का शरीर आंगन में रखा था और मीना उनके पास बैठी रो रही थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी और बाल खुले थे। रोते हुए भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कई लड़के उसे ही देख रहे थे। उसने मुझे देखा तो दौड़कर मुझसे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा कि विक्रम, पापा जी हमें छोड़कर चले गए। मैं अनाथ हो गई। मैंने उनकी इतनी सेवा की, फिर भी भगवान ने उन्हें ले लिया। उसकी बातों में इतना दर्द था कि मेरा गुस्सा पिघलने लगा। मुझे लगा कि शायद पापा को कोई गलत फहमी हुई होगी या फिर बीमारी में उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा होगा। मीना तो मुझसे इतना प्यार करती है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने उसे चुप कराया और पापा के अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गया। पूरी रात मैं पापा के शव के पास बैठा रहा और मीना भी मेरे साथ बैठी रही। वो बीच बीच में
मेरा हाथ पकड़ लेती और मेरे कंधे पर सर रख देती। उसकी खुशबू अच्छी लग रही थी और गम के माहौल में भी उसका छूना मुझे सुकून दे रहा था। सुबह अंतिम संस्कार हुआ और जब हम शमशान से लौटे तो घर खाली हो चुका था। रिश्तेदार जा चुके थे और घर में एक अजीब सी उदासी थी। मैं बहुत थका हुआ था और मन से टूट चुका था। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। तभी मीना मेरे लिए दूध लेकर आई। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और मेरे बस्तर पर बैठ गई। मैंने देखा कि उसने सफ़ेद साड़ी बदल ली थी और अब उसने एक पतला सा गाउन पहना था जो कि काफ़ी हल्का था। उसकी खूबसूरती देखकर मैं हैरान था कि अभी तो घर में मौत हुई है और ये इस तरह तैयार है। मैंने उससे पूछा कि मीना, ये क्या है? तो उसने अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी और कहा कि विक्रम, तुम बहुत थक गए हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। उसने दूध का गिलास साइड में रखा और मेरे ऊपर झुक गई। उसके बाल मेरे चेहरे पर गिर रहे थे और उसकी आंखों में एक नशा था। उसने कहा कि हम इतने महीनों के बाद मिले हैं, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? उसने धीरे धीरे मेरी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। मैं उसे रोकना चाहता था। मैं कहना चाहता था कि पापा की मौत अभी हुई है, पर उसका जादू मेरे सर पर चढ़ रहा था। उसने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा कि जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, पर जो जिंदा है उसे तो जीने दो। उसने मेरे होठों को अपने होठों से और उस पल मैं सब कुछ भूल गया। उसका छूना इतना उत्तेजक था कि मैं अपना होश खो बैठा। उस रात उसने मुझे अपने प्यार के जाल में ऐसा फंसाया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं किस शक के साथ घर आया था। वो पूरी रात मेरे साथ रही और अपनी अदाओं से मुझे रिझाती रही, जैसे वो बताना चाहती हो कि दुनिया में उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। हम दोनों एक दूसरे में खोए रहे और हमारे बीच वो सब हुआ जो एक पति पत्नी के बीच होता है, पर उसमें प्यार से ज़्यादा एक अजीब सी भूख थी। मीना बहुत ज़्यादा बोल्ड हो रही थी। वो बार बार मुझे कह रही थी कि अब ये घर और ये ज़मीन सब हमारा है, अब हमें किसी की रोक टोक नहीं है। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। मीना बाथरूम में नहा रही थी और मैं बिस्तर पर लेटा कल रात के बारे में सोच रहा था। तभी मुझे पापा की वो बात याद आई कि ये औरत मुझे मार डालेगी। मेरा नशा उतर गया और मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैं कैसे बहक गया। मैं उठा और पानी पीने के लिए रसोई की तरफ गया। रास्ते में पापा का कमरा पड़ा जो कि बंद था। मुझे लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। मैंने चाबी ढूंढी और कमरा खोला। कमरे के अंदर बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी, दवाइयों और बासी खाने की बदबू। कमरे में बहुत ठंड थी। मैंने देखा कि एसी का रिमोट वहीं पड़ा था और वो 16 डिग्री पर था, जबकि पापा को गठिया की बीमारी थी और डॉक्टर ने उन्हें ठंड से बचने को कहा था। मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने कमरे में ढूंढना शुरू किया। मुझे लगा शायद कोई सबूत मिल जाए। मैंने उनके तकिए के नीचे देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। फिर मैंने अलमारी खोली, वहाँ उनके कपड़े थे। मैं निराश होकर लौटने ही वाला था कि मेरी नज़र गद्दे के नीचे दबी एक पुरानी कॉपी पर पड़ी। यह मेरी स्कूल की पुरानी कॉपी थी। मैंने उसे निकाला और खोला तो देखा कि उसमें पापा की कांपती हुई लिखावट थी। उसमें लिखा था कि विक्रम बेटा, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारी शादी इस औरत से करवाई। ये औरत नहीं, ये डायन है। पिछले 6 महीनों से इसका अफेयर हमारे पड़ोसी अमित के साथ चल रहा है। अमित जो अक्सर घर आता है और मुझे अंकल बुलाता है, वो असल में मेरी मौत का इंतज़ार कर रहा है। जब मैं सो जाता हूँ तो मीना अमित को घर बुलाती है और वो दोनों मेरे सामने ही गंदे काम करते हैं। और जब मैं मना करता हूँ तो मीना मुझे खाना नहीं देती। वो मुझे कहती है कि बूढ़े, जल्दी मरता क्यों नहीं,
ताकि हम ये घर बेचकर शहर जा सकें। वो जानबूझकर एसी तेज कर देती है और मेरे कंबल छिपा देती है ताकि मैं ठंड से मर जाऊं और किसी को शक ना हो। बेटा, मुझे बचा लो, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। ये पढ़कर मेरा खून खौल उठा। मेरे हाथ से वो कॉपी गिर गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये वही अमित था जो कल अंतिम संस्कार में सबसे ज़्यादा काम कर रहा था और मीना को पानी पिला रहा था। मुझे अपनी मूर्खता पर इतना गुस्सा आया कि मन किया अपना सर फोड़ लूं। कल रात जब मैं मीना की बाहों में था, तब असल में मैं अपने पापा की हत्यारण के साथ था। ये सोचकर मुझे उल्टी आने लगी। मैं गुस्से में पागल हो गया और सीधा अपने कमरे की तरफ भागा। मीना अभी अभी नहाकर निकली थी और तौलिए में लिपटी हुई अपने बाल झाड़ रही थी। वो शीशे के सामने खड़ी होकर गाना गुनगुना रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई और बोली कि उठ गए, पर मेरी आंखों में गुस्सा था। मैं उसके पास गया और उसके बालों को मुट्ठी में पकड़ लिया। वो दर्द से चीखी और बोली, विक्रम, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, दर्द हो रहा है। मैंने उसे खींचते हुए दीवार से लगा दिया और जोर से चिल्लाया कि दर्द तो मेरे पापा को भी हो रहा था जब तू उन्हें ठंड में तड़पा रही थी। मीना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि मेरा राज खुल चुका है, पर वो बहुत चालाक थी। उसने तुरंत रोना शुरू कर दिया और अपना तौलिया हल्का सा गिरा दिया ताकि मेरा ध्यान हट जाए। उसने रोते हुए कहा कि तुम किसी की बातों में आ रहे हो। विक्रम, पापा जी के दिमाग में फ़र्क पड़ गया था। वो अमित को मेरा भाई मानते थे। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? जिसने कल रात तुम्हें इतना प्यार दिया, उसने मेरे सीने पर हाथ रखा और मुझे चूमने की कोशिश की, पर इस बार मैंने उसे जोर से धक्का दिया। वो जाकर ड्रेसिंग टेबल से टकराई और उसके माथे से खून निकलने लगा। मैंने कहा कि बस, बहुत हो गया तेरा नाटक। मैंने सब पढ़ लिया है जो पापा ने लिखा था, और अब मैं तुझे और तेरे उस आशिक अमित को जेल भिजवाऊंगा। ये सुनकर मीना का रूप बदल गया। वो अब रो नहीं रही थी, बल्कि हंस रही थी। वो खड़ी हुई और उसने कहा कि तुम्हें पता चल ही गया। हाँ, मैं प्यार करती हूँ अमित से और वो मुझसे प्यार करता है। तुम्हारे पापा एक बोझ थे जो ना खुद जीते थे, ना हमें जीने देते थे। मुझे जवानी के मज़े चाहिए थे जो तुम शहर में रहकर नहीं दे पा रहे थे, और अमित ने मेरी हर ज़रूरत पूरी की। उसने बेशर्मी से कहा कि मैंने ही उन्हें मारा है, ठंड से और भूख से तड़पा तड़पा कर, और अगर तुम पुलिस के पास गए तो मैं कह दूंगी कि तुमने दहेज के लिए मुझे मारा पीटा है। देखो, मेरे माथे से खून निकल रहा है और मेरे पास सबूत है कि तुम अभी मेरे साथ कमरे में थे। पुलिस मेरी बात मानेगी, तुम्हारी नहीं। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि कोई औरत इतनी गिर सकती है। वो मुझे धमकी दे रही थी। तभी बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मीना घबरा गई। मैं दौड़ा और दरवाज़ा खोला तो वहाँ पुलिस खड़ी थी और उनके साथ हमारे पुराने नौकर रामू काका खड़े थे। रामू काका ने पुलिस को बताया कि साहब, मैं कल रात ही आपको बताना चाहता था, पर मैडम ने मुझे धमकी दी थी, इसलिए मैं पुलिस को ले आया हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने मीना को पकड़ लिया। असल में पापा ने मरने से पहले एक पत्र पुलिस स्टेशन भी भिजवा दिया था, जो आज सुबह इंस्पेक्टर को मिला था, जिसमें अमित और मीना का पूरा हाल था। पुलिस ने घर की तलाशी ली और अमित को भी उसके घर से पकड़ लिया। मीना, जो अभी तक शेरनी बन रही थी, पुलिस को देखकर डर गई। वो मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी कि विक्रम, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैंने जो किया गलती से किया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वो फिर से अपनी अदाएं दिखाने की कोशिश करने लगी, पर इंस्पेक्टर ने उसे हथकड़ी पहना दी और खींचते हुए जीप में डाल दिया। अमित को भी पुलिस ने डंडे मारते हुए जीप में बैठाया। मोहल्ले के लोग ये तमाशा देख रहे थे और थूक रहे थे कि कैसी औरत है जिसने अपने ससुर को ही मार दिया।
पुलिस के जाने के बाद मैं घर के आंगन में अकेला खड़ा रह गया। वो घर जो कभी पापा की हंसी से गूंजता था अब सूना था। मुझे मीना की वो रात याद आ रही थी जब उसने मुझे धोखा दिया और मेरे प्यार का फ़ायदा उठाया। मुझे लगा कि अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। मैंने घर को ताला लगाया और फैसला किया कि मैं ये सब बेचकर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ की हर दीवार मुझे पापा की चीखें और मीना का धोखेबाज चेहरा याद दिलाती रहेगी। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, पर इसने मेरे दिल पर जो घाव दिए वो शायद कभी नहीं भरेंगे। ये एक सबक है कि इंसान को कभी भी सुंदरता और मीठी बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सुंदर चेहरे के पीछे सबसे खतरनाक इरादे छिपे होते हैं। कई महीने बीत गए इस घटना को। मैं अब शहर में अकेला रहता हूँ और अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। मीना और अमित को कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुनाई है। मेरे पापा को तो मैं वापस नहीं ला सकता, पर कम से कम उन्हें न्याय मिल गया। कभी कभी रात को मुझे पापा की याद आती है और मैं सोचता हूँ कि काश मैं उस दिन उनकी बात पर यकीन कर लेता तो शायद वो आज जिंदा होते। मैंने अपने गांव का घर बेच दिया और उन पैसों से एक छोटा सा फ्लैट शहर में खरीद लिया। अब मैं अपनी नौकरी करता हूँ और सुबह शाम पापा की तस्वीर के सामने जाकर उनसे बातें करता हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं अब कभी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा दिल टूट चुका है और मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मेरे दोस्त मुझे समझाते हैं कि सब औरतें एक जैसी नहीं होती, पर मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मीना के धोखे ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। जब भी कोई लड़की मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करती है तो मुझे मीना का चेहरा याद आ जाता है और मैं डर जाता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या मीना भी जेल में पछता रही होगी या फिर वो अब भी बेशर्म है। मुझे नहीं पता, पर एक बात मैं जानता हूँ कि उसने जो किया वो कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। उसने ना सिर्फ मेरे पापा की हत्या की बल्कि मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। अब मैं 35 साल का हो चुका हूँ और अकेला हूँ। मेरे दोस्त शादी करके खुश हैं और उनके बच्चे हैं, पर मैं अकेला हूँ। कभी कभी छुट्टी के दिन मैं अपने फ्लैट में बैठा रहता हूँ और पुरानी यादें याद करता हूँ कि कैसे पापा मुझे बचपन में कंधे पर बैठाते थे और कैसे वो मुझे कहानियाँ सुनाते थे। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो पापा मुझे हमेशा कहते थे कि बेटा, इंसान को हमेशा अच्छे बुरे की पहचान रखनी चाहिए और किसी की खूबसूरती से धोखा नहीं खाना चाहिए। पर मैं उनकी बात नहीं समझा और आज मैं उसकी ही सज़ा भुगत रहा हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।